श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। हम बता दें कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में ये जन जागरूकता के अंतर्गत परिचर्चा का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे बीच में है लवली सोनी मैडम जी, आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मकरोनिया सागर में। हमारे बीच हैं कुलदीप रावत जी, आप सहायक अभियोजन अधिकारी हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मकरोनिया सागर से आप भी आए हैं। और अफरोज खान साहब हमारे बीच में हैं, आप इंस्पेक्टर हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मकरोनिया सागर से आप भी आए हैं। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले लवली मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो परिवर्तन किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से ये जो परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं, इसको समझने से पहले हम समझना चाहेंगे आम जनता की जानकारी के लिए कि आपराधिक न्याय प्रणाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कैसे काम करता है और इसके साथ ही साथ पूर्व में जो कानून लागू किए गए थे और अभी जो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, दोनों के बैकग्राउंड में थोड़ा हमें कुछ बताएं हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए। धन्यवाद दीपक जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होती है, तो सामान्य जनता की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो केस दर्ज होता है। केस दर्ज जिन धाराओं के अंतर्गत होता है वो परिभाषित की गई थी भारतीय दंड संहिता में। जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है तो वह किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अंतर्गत, और यदि कोई एविडेंस कलेक्शन किया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वो एविडेंस कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद ये केस जाता है, चालान पुटअप होता है और केस कोर्ट में ट्रायल के लिए जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो पुलिस के संदर्भ में है, इसको हम आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब चूंकि आपने बोला कि ये परिवर्तन क्यों आवश्यक थे और क्यों किए गए, तो मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इतने पूर्व के ये कानून थे। तो इन तीनों को परिवर्तित करते हुए क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से इनको प्रतिस्थापित किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब हुआ कि इनका जो दंड उन्मुख से इनको परिवर्तित करके न्याय उन्मुख की तरफ बढ़ाया गया है। ये सारे कानून औपनिवेशिक काल के थे जो कि ब्रिटिश हितों पर केंद्रित थे। इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्दावली थी और ब्रिटिश केंद्रित रूपरेखाएं ही अंतर्निहित थी। नए कानून जो परिवर्तित किए गए हैं वो भारतीय मूल्यों पर आधारित है। आजादी का अमृत महोत्सव की परिणति को दर्शाते हुए ये जो है हमारी न्याय प्रणाली के अमृत काल की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 जुलाई 2024 00R से ये कानून जो है भारत में लागू हो जाएंगे और यह भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक उत्सव की तरह देखा जाना चाहिए। ये भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक नए युग का शुरुआत को दर्शाता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारतीय न्याय प्रणाली के लिए, समूचे भारतीय न्याय प्रणाली के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और एक नए युग की शुरुआत है। और जो प्रावधान किए गए हैं आपने बहुत अच्छा बताया कि ये दंड के ऊपर कम और न्याय के ऊपर ज्यादा जोर देता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कुलदीप रावत साहब, मैडम ने जैसा कि बताया भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में यदि हम बात करना चाहें तो इसके महत्वपूर्ण बदलाव क्या हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार दीपक जी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो जैसा कि अभी मैडम ने आपको परिचय कराया कि ये 3 नए कानून हैं। जो भारतीय दंड संहिता 1860 था उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब 1 जुलाई 2024 से लागू होना है। भारतीय न्याय संहिता की यदि हम बात करेंगे, भारतीय न्याय संहिता को भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करके बनाया गया। तो इस संहिता की यदि हम बात करें तो पहले जो संहिता थी, जैसा कि मैडम ने बताया कि वो औपनिवेशिक काल की थी, ब्रिटिश काल की थी और कहीं न कहीं वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात करती थी पुरानी संहिता। अब जो नई न्याय संहिता आई है वो कहीं न कहीं पब्लिक को सेंटर रख के किया गया है और इसमें यदि पब्लिक की हम बात करेंगे तो महिलाओं और बच्चों को इसमें प्राथमिकता से स्थान दिया गया है। प्रारंभ से ही जहां से अपराध की शुरुआत होती है भारतीय न्याय संहिता में, महिलाओं और बच्चों को प्रथम अध्याय से ही रखा गया है। और इसमें यदि हम इसके प्रोविजंस पे आए तो प्रोविजन में आप देखेंगे कि पहले बालक को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। अब ये नई न्याय संहिता है उसमें बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वो बालक है। ट्रांसजेंडर को पहली बार किसी कानून में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। पहले जो दंड संहिता थी वो केवल महिला और पुरुष के लिए प्रावधानित करती है। अब जो नया कानून है, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय की भी ऐसी मंशा थी और ऐसी मंशा के अनुरूप अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें जेंडर न्यूट्रल तीसरी कैटेगरी बनाई गई है। मेल फीमेल के अलावा तीसरी कैटेगरी बनाई गई है ट्रांसजेंडर की। यस यानी ट्रांसजेंडर को, उभयलिंगी को भी इसमें शामिल
किया गया है। अब आगे अब देखोगे तो भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति भारत के प्रति यदि कोई दुष्प्रेरण करता है था, अबैटर करता था, तो उसको ऐसे पुरानी दंड संहिता में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो उसको गवर्न कर पाए। अब जो नई न्याय संहिता आई है उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि भारत के बाहर यदि कोई भारत में कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था अब इस जो नई न्याय संहिता है इसमें कर दी गई है। महिला संबंधी यदि कानून की बात करें तो महिला संबंधी कानून को जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरानी दंड संहिता थी वो विभिन्न अध्यायों में बिखरे पड़े थे, उनको एक चैप्टर में समाहित कर दिया गया है। चाहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध अपराध हो, चाहे रेप का अपराध हो, चाहे हमला आपराधिक बल का अपराध हो, चाहे किसी महिला की मॉडेस्टी ब्रीच करने के संबंध में अपराध हो, चाहे आपको क्रूरल्टी को लेकर अपराध हो, चाहे मिसकैरेज गर्भपात करने का अपराध, तो ये अलग अलग चैप्टर में थे। उन सब सारे जो अपराध थे उनको एक ही चैप्टर में एक ही जगह कंसाइड कर दिया और इसमें एक नया और इसमें दंड के प्रावधान भी बढ़ा दिए गए। पहले यदि कोई अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल असल्टमेंट कमिट करता था तो उस स्थिति में जो वाइफ की एज थी वो 15 वर्ष थी, जो कि अब 18 वर्ष कर दी गई है। कई जगह जो कारावास है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया है। अब एक नया फ्रेश प्रोविजन भी डाल दिया गया है कि कोई प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा किसी महिला को मिथ्या वचन देकर उसके साथ यदि इंटरकोर्स करता है, मैथुन करता है, तो उस स्थिति में भी अब 10 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था कर दी गई है। यानी मिथ्या वचन देके कि मैं आपसे शादी कर लूंगा और इस प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैथुन किसी महिला के साथ करता है तो उस स्थिति में अब 10 वर्ष तक के कारावास की भी व्यवस्था इस कानून में कर दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पहला जो भारतीय दंड संहिता थी वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, लेकिन अब राज्य यानी राजद्रोह की जगह पर अब यहाँ पे जो नई न्याय संहिता आई उसमें देशद्रोह को रख दिया गया है। जब इसके खंड 152 को आप देखेंगे तो खंड 152 में बताया गया है कोई व्यक्ति बोले गए लिखे गए शब्दों द्वारा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को यदि विक्षिप्त करता है तो यानी उसको ब्रीच करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा अब दर्ज। देशद्रोह और राजद्रोह में यदि हम अंतर समझना चाहें, पहले जो राजद्रोह की बात आप कर रहे थे और अभी उसे देशद्रोह कर दिया गया है, तो पहले राजद्रोह में क्या था और देशद्रोह में क्या नए परिवर्तन किए गए हैं? एक्चुअल स्थिति ये थी कि राजद्रोह में स्टेट के विरुद्ध यानी जो शासन कर रहे हैं व्यक्ति उनके विरुद्ध आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। जैसे वर्तमान में कोई भी सरकार काम कर रही तो उसके विरुद्ध यदि आपने कुछ बोला तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता था, चाहे आप किसी भी माध्यम से बोलें, चाहे किसी बोले गए या लिखे गए किसी भी मीन्स से। यदि आप राज्य के बारे में यदि कोई बात करते हैं तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा यानी जो राज कर रहे हैं उनके विरुद्ध में। अब देश की बात हम करें तो अब देशद्रोह में यदि देश के विरुद्ध यदि आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया, किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट ऐसा कोई दिया जो भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को बाधित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उस कंडीशन में अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। यानी इसमें जो अभिव्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको ज्यादा मुखरता प्रदान की गई है। जी बिल्कुल। जैसे पहले जो दंड संहिता थी उसमें मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या का एक नया अपराध जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से भीड़ द्वारा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है, उसमें बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी उद्देश्य को लेकर भीड़ 5 से अधिक व्यक्ति यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते तो मॉब लिंचिंग का अपराध अब नई न्याय संहिता में बन जाएगा। हत्या भी कर दे और उसको उपहत्या या गुरुपति भी कारित कर दे तो इसमें धारा 103 यानी खंड 103 के सेकंड वाले क्लॉज में इसको कवर किया गया है। नए अपराधों में आप देखते हैं समाज में लोग संगठन बनाकर भूमि हत्याते हैं, अवैध तस्करी करते हैं, चाहे व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हैं, तो इन सबको गवर्न करने के लिए एक नया इसमें खंड डाला गया है, सेक्शन यानी खंड 111-111, जो कि संगठित अपराध को भी इसमें परिभाषित करता है। आतंकवादी कृत्य को भी इसमें समाहित किया गया है। स्नैचिंग का अपराध हमारी समाज में कितना व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से था, उसको भी, स्नैचिंग को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। स्नैचिंग यानी झपटमारी जिसे कहते हैं, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध की एक श्रेणी में आता है झपटमारी, 304 खंड 304 में इसको शामिल किया गया है। यानी झपटमारी में यदि कोई किसी को शीघ्रता से और अचानक से कोई चीज जो व्यक्ति लिए हो उसको छीन लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो कोई चीज कोई भी हो सकती है। जनरली यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो चेन स्नैचिंग वर्ड हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। तो स्नैचिंग किसी भी चीज की हो सकती है। चश्मा को कोई भी अपना वॉलेट को भी लियो तो यदि कोई अचानक कर लेता है तो ये पहले एक्चुअल में क्या, पहले चोरी के जो अपराध होते थे तो ये लूट में कहीं ना कहीं गवर्न करना होता था, एक समस्या होती थी पुलिस के समक्ष। अब इसको क्लियर कर दिया है कि भाई यदि कोई झपटमारी या स्नैचिंग का अपराध होता है तो अलग से 304 जो धारा उसमें डाल दी गई है और इसमें प्रोविजन किया गया है। जी, मॉब लिंचिंग के बारे में आपने बताया, तो मॉब लिंचिंग का जो क्लासिफिकेशन बताया आपने, जो 5 श्रेणी या 4 श्रेणी आपने बताई, वही है? उसके अलावा कोई मॉब लिंचिंग में नहीं, उसमें श्रेणियां नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि उसमें लिख दिया गया है कि अन्य समरूप आधार यानी इसी प्रकृति के और भी कोई आधार हो सकते हैं, तो ये संप्रदाय को भी डाला गया है और इनसे मिलते जुलते अन्य भी आधार हो सकते हैं। और संगठित अपराधों के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को कि वो किस तरह के अपराध हैं और कैसे नए कानून में शामिल किए गए हैं। संगठित अपराध को यदि हम देखें तो जैसा कि सबसे ही क्लियर हो रहा है, संगठित अपराध में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई कंपनी या सिंडिकेट बना लेते हैं और ऐसे सिंडिकेट के रूप में वो है चाहे अकेला चाहे अन्य व्यक्ति के साथ, जो सिंडिकेट के सदस्य हैं उनके साथ मिलकर कोई ऐसा अपराध घटित करते हैं। अब अपराध किसी भी रूप में हो सकता है, जैसा कि आज आप हमारे सामने समाज में देख रहे हैं कि मान लो कोई अब हथियारों की अवैध तस्करी कर रहा है,
कोई अवैध वस्तुओं की तस्करी कर रहा है, मानव की तस्करी कर रहा है, भूमि हत्या रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है, डकैती कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बड़े गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं, और ऐसे अपराध आप देख रहे हैं चैन बना के कर रहा है, ग्रुप के रूप में अपराध कर रहा है। तो इसमें एक और शब्द मिलता है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लगा हुआ व्यक्ति, यानी कंटिन्यूअस लगा हुआ है। यानी आप इसको जब आप ऐसे अपराध में आदतन अपराधी, यानी जो, और आदतन में भी जो कैटेगरीज बताई हैं उन कैटेगरीज में, तो इसमें काफी जब आप देखेंगे तो काफी विस्तृत रूप से दिया गया है, तो उसको इन सबको इसमें शामिल किया गया और अलग अलग इसमें कैटेगराइज करके मृत्युदंड तक के प्रावधान की इसमें व्यवस्था की गई है। मृत्युदंड का प्रावधान तक संगठित अपराध में यदि किसी की मृत्यु कारक की जाती तो मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें किया गया है। जी, बहुत विस्तार से आपने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो महत्वपूर्ण बदलाव है और कौन कौन से नए अपराध जोड़े गए हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया रावत साहब आपने। लवली सोनी मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि खासकर जो अपराध महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ होते हैं उसमें क्या नए प्रोविजन, क्या नए प्रावधान किए गए हैं और उसे कितना गंभीर बताया गया है नए कानूनों के अंतर्गत। जैसा कि हमारे एडीपीओ साहब ने बताया कि नए कानूनों में, आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो धाराएं हैं उनको और सुदृढ़ किया गया है। नवीन आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल हैं। धारा 2-3 के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है। पहले बालक की एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं थी, लेकिन इसे परिभाषित करते हुए बताया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात यह है जो समझने लायक है कि महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में अपराधों में पीड़ित और अपराधी के संदर्भ में ये जो कानून है जेंडर न्यूट्रल किए गए हैं। बहुत सारी धाराओं में जो है जहां पर केवल पुरुष या महिला थी वहां पे जेंडर न्यूट्रल करके उसको व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पड़ाव और बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमारे आज की सोच, प्रगतिशील समाज के हिसाब से, प्रगतिशील समाज के हिसाब से सोच को दर्शाता है। इसके साथ ही साथ जो सामूहिक बलात्कार के प्रकरण हुआ करते थे 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ, उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। झूठे वादे या फिर अपनी पहचान को छुपाकर, जिसे हम छद्म पहचान कहते हैं, के आधार पर यदि सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है तो उसे अब आपराधिक कृत्य माना गया है। इसके साथ ही साथ यदि कोई बलात्कार की पीड़िता है उसकी मेडिकल रिपोर्ट को जो है चिकित्सकों के द्वारा 7 दिवस के भीतर जांच अधिकारी को देना आवश्यक है। इसमें एक समय सीमा 7 दिवस निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार बहुत सी धाराएं हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को और सुदृढ़ बनाती हैं। जी मैडम, आपने बहुत विस्तार से बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसे कैसे इसमें जोड़ा गया है और सख्त किया गया है। यहाँ पर रावत साहब आपको फिर चर्चा में लाना चाहेंगे और भारतीय न्याय संहिता के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। खासकर यदि हम क्रिमिनल लॉज की बात करें तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, उसके प्रमुख पहलू क्या हैं? जैसा कि मैडम ने बताया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब हमारे सामने 1 जुलाई से होगी। और तो इसमें जुडिशरी को लेकर स्पीडी ट्रायल का, चूंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जस्टिस डिलेस जस्टिस डिनाय, तो उसको स्पीडी ट्रायल के कई सारे प्रोविजन डाल दिए गए हैं। कई लगभग 35 प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें टाइमलाइन डिक्लेयर कर दी गई है और पुलिस की भी जवाबदेही इसमें तय की गई है। पुलिस को जांच करने का पावर भी दिया गया है और पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, चाहे जब्ती की सारी मतलब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करके भी यहां पर दिया गया है। एफएसएल के लिए भी 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में एफएसएल टीम का क्राइम सीन पर जाना, फॉरेंसिक टीम का भी क्राइम सीन पर जाने के लिए यहां प्रावधानित किया गया है। लेकिन इसके लिए अभी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट 5 वर्ष तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार करेगी, तो इसको अभी 5 वर्ष की इसमें समय सीमा को भी अभी रखा गया है। और यदि आप आगे देखें तो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि भाई हथकड़ी लगाने को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब हथकड़ी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, इवन गिरफ्तार के साथ साथ न्यायालय के समक्ष पेश करने के समय भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। पहले इस प्रकार का प्रोविजन को असंवैधानिक यानी हथकड़ी लगाना प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था कि हथकड़ी लगाना असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, वो अनावश्यक अवरोध की श्रेणी में जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन होता है। तो इस स्थिति में अब हथकड़ी लगाने के लिए भी कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। यदि इसमें आप आगे देखेंगे तो इसमें चाहे ट्रायल एंड एब्सेंसिया की बात की गई है, उद्घोषित अपराधी यदि हो जाता है तो उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी विचारण किया जा सकता है, उसके विरुद्ध निर्णय किया जा सकता है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। साक्षी संरक्षण स्कीम की भी बात यहाँ पे की गई है कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को अथॉराइज किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट साक्षी के संरक्षण के लिए व्यवस्था करेगा, नियम बनाएगा। आप यहां पे देखेंगे मर्सी पिटीशन का भी प्रावधान इस जो नई संहिता है इसमें डाल दिया गया है। दया याचिका जो भी पहले आप देखते थे कि कहीं ना कहीं कोई एनजीओ या उनके माध्यम से लगाई जाती, तब यहां पे पावर दे दिया गया है भी दया याचिका व्यक्ति स्वयं भी दायर कर पाएगा।
तो ऐसे कई ऐसे विभिन्न प्रोविजन कर दिए गए हैं जो पीड़ित केंद्रित हैं या पीड़ित केंद्रित में। जैसे आप देख लें कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी तो पीड़ित को उनको बताने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे लायबिलिटी पुलिस के ऊपर डाल दी गई है, पुलिस पर जवाबदेही डाल दी गई है पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, कि यहां पे आप देख पाएंगे कि भाई पुलिस को 90 दिन के भीतर प्रोग्रेस पीड़ित को भी बतानी होगी, पीड़ित को भी देनी होगी। अब पहले जो राज्य यदि किसी मामले को विड्रॉवल करती थी तो वहां पीड़ित का उसमें कोई रोल नहीं रहता था। अब यदि राज्य कोई मामला विड्रॉवल करती है तो वहां पे माननीय न्यायालय जब पीड़ित को सुन लेगा देन फिर मामला विड्रॉ हो पाएगा। तो इस प्रकार से पीड़ित के लिए भी पीड़ित को सूचना दी जाएगी और पीड़ित चाहे तो आगे अपील भी कर सकता है। हाँ, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, पीड़ित को पता नहीं चलता था, पीड़ित को तो मालूम ही नहीं चलता था कि हमारे केस का क्या हुआ है। और राज्य ने अगर विड्रॉ कर भी लिया तो पीड़ित उसे आगे ले जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है। और एक और राज्य की जो व्यवस्था है कि राज्य की व्यवस्था में कि यदि किसी के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो उसमें एक राज्य का एक व्यवस्था है कि भाई गवर्नमेंट एडवोकेट्स के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकता है। उसमें न्यायालय में जो बात करेगा वो गवर्नमेंट एडवोकेट करेगा। वो अपना एडवोकेट लगा तो सकता था लेकिन वहां पे वो एडवोकेट उसकी तरफ से कोई पैरवी नहीं कर सकता था। लेकिन अब नई जो नागरिक सुरक्षा संहिता में है इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि वो अब अपने तरफ से कोई प्राइवेट एडवोकेट भी लगा सकता है। तो ये कहीं न कहीं पीड़ित के लिए एक और अधिकार की यहाँ पे बात की गई है। जी, पीड़ित के अधिकार को जो है केंद्र में रखा गया है और उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले उस पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर अफरोज खान साहब हमारे बीच पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से हैं, मकरोनिया से। आपको जोड़ना चाहेंगे इस परिचर्चा में और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आईटी युग का जमाना है और डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। अपराध के बहुत सारे तरीके बदले हैं और साक्ष्य भी उसके हिसाब से बदले हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि नवीन कानूनों के अंतर्गत आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का कैसे उपयोग किया गया है, कैसे समाहित किया गया है और कौन कौन से प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं बताना चाहूंगा कि नवीन कानून का आधार जो है वो स्पीडी ट्रायल को बढ़ाना है। मतलब जो भी अपराध घटित हो रहा है तो उसका निकाल जब होता है तो काफी टाइम ड्यूरेशन हो जाता था उसके निकाल होते में, क्योंकि प्रक्रियाएं ऐसी थी पूर्व में। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, चीजें संचार के माध्यम से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही हैं, तो नवीन कानूनों में ये ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो भी ट्रायल है, जो भी हमारी पुलिस प्रक्रिया है, वो जल्द से जल्द शीघ्र हो। तो सभी प्रावधानों में, तीनों प्रावधानों में व्यापक डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो EFIR का है। चूंकि अपराध या हम कहें क्रिमिनल जस्टिस प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वह FIR से ही होती है। जब हमें किसी थाने पर सूचना आती है, कोई FIR दर्ज होती है, उसके बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रचलन में आता है। तो EFIR का जो प्रावधान इसमें किया गया है उसका प्रावधान ये है कि अब कोई भी व्यक्ति को थाने तक या किसी पुलिस स्टेशन तक जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने पास उपलब्ध टैबलेट से, कंप्यूटर से, मोबाइल्स के माध्यम से MP पुलिस की साइट पर जाकर या फिर एप्लीकेशन बनाया गया है जो प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है उसके माध्यम से, या तीसरा वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संचार माध्यम से, जैसे हम व्हाट्सएप या अपना ईमेल को जानते हैं, उसके माध्यम से वो EFIR के माध्यम से अपनी सूचना पुलिस तक पहुंचा सकता है। इसमें देखने वाली बात या इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको व्यक्ति जो पीड़ित है, जो रिपोर्ट कर रहा है, उसे 3 दिवस के अंदर उस थाने पर फिजिकली पहुंचकर उस FIR पे साइन करना होंगे, तब वह अपराध का रूप लेगा या अपराध पंजीबद्ध उस पर किया जाएगा। यदि वह नहीं पहुंचता है तो वो नहीं माना जाएगा। EFIR करने के 3 दिन के भीतर आपको जाके साइन करना पड़ेगा। साइन करना पड़ेगा नजदीकी थाने में कि किसी भी थाने में जा सकते हैं। संबंधित थाने में जो आपने EFIR की है, एक्चुअली में जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके पास एक सेंडर्स का एक एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा, या तो एप्लीकेशन में कर रहे हैं या MP पुलिस की साइट पे जा रहे हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप किस थाना क्षेत्र से हैं या आप किस थाना क्षेत्र में रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन खुल के आता है, वो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम है कि वो उस थाना क्षेत्र में जा रहा है या उस थाने में रिपोर्ट हो रही है। अब पहले जो 0 FIR का कॉन्सेप्ट था कि कहीं से भी आप करवा सकते हैं, फिर बाद में वहां ट्रांसफर हो जाया करता था, तो उसके अंतर्गत क्या बदलाव? 0 FIR जो है वो भी एक बहुत अच्छा इसमें बनाया गया है। पहले क्या था कि कई बार ऐसा होता था कि किसी ज्यूरिडिक्शन में, किसी थाना क्षेत्र के ज्यूरिडिक्शन में कोई अपराध घटित होता था, तो अब यदि वह कोई व्यक्ति किसी दूसरे थाने में जाके रिपोर्ट करता है तो उसको ये बोल दिया था नहीं भाई ये आप उस थाने का ज्यूरिडिक्शन मामला है, आप उस थाने में रिपोर्ट करें। तो नवीन कानूनों के अंतर्गत ये व्यवस्था बना दी गई है कि आप कहीं पर भी अपराध घटित होता है या आप कहीं के भी अपराध को किसी भी थाने के अंतर्गत जो है आप दर्ज करवा सकते हैं। EFIR डिफरेंट थिंग और 0 FIR डिफरेंट थिंग। दोनों एग्जिस्ट करेंगी जी, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों अलग अलग प्रावधान है। तो इस तरीके से EFIR और उसके माध्यम से समय की जो व्यवधान है, दूसरा पुलिस के पास जाने में लोग बाग डरते थे, झिझकते थे कि पुलिस के पास जाना है, कैसे जाएंगे, क्या बताएंगे,
जाएंगे, तो वो एक गैप कम हुआ है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि साक्ष्य अधिनियम में अभी बहुत सारे प्रावधान डाले गए, जैसे दस्तावेज की परिभाषा जो है, दस्तावेज की परिभाषा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक तत्व डाले गए हैं। जैसे हमारा ईमेल है, सर्वर को लिया गया है, सर्वर लॉग जो होते हैं उनको दस्तावेज की श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है। एसएमएस कोई है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एसएमएस है जो किसी डिवाइस में है, उसको भी दस्तावेज की श्रेणी में डाला गया है और साक्ष्य के रूप में, ये प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इसे जगह दी गई है। भौतिक साक्ष्य के रूप में इसको मान्य किया जाएगा, जो कि पहले द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जाता था। इसके बाद जैसे एफआईआर होता है, एफआईआर हमारा ई एफआईआर हो गया। डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत ई एफआईआर की हमने जैसे बात की, उसके पश्चात एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तत्व डाले गए हैं, जैसे किसी स्थान की तलाशी या किसी व्यक्ति की तलाशी या कहीं सीजर किया जा रहा है, कोई चीज जब्त की जा रही है, तो उसकी वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है और उस वीडियोग्राफी करके उसको तत्काल यथासंभव यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का टेम्परिंग संभव ना हो या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए पुलिस के विवेचकों के लिए एक ई साक्ष्य एप्लीकेशन भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से वो तत्काल स्पॉट पे अपने मोबाइल के माध्यम से उस प्रक्रिया का, जो तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया, कंप्लीट प्रक्रिया है, जिसमें वस्तुओं की सूची बनाने से लेकर गवाहों के हस्ताक्षर करने तक की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा और संबंधित न्यायालय में प्रेषित करेगा ई साक्ष्य एप्लीकेशन के माध्यम से। ये राष्ट्रीय स्तर पे ये साक्ष्य एप्लीकेशन काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे नहीं है, ये नेशनल लेवल पे है। इसके बाद मैं अगली बात बताना चाहूंगा। बिल्कुल। इसमें एक और अच्छा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने के बाद एक डिस्प्ले सिस्टम होगा थाने पे प्लस जिला मुख्यालय पे, तो उस व्यक्ति के गिरफ्तारी की सूचना जो है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, व्यक्ति का नाम, उसका पता, किस अपराध में उसको डिटेन किया गया है, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया है, उसकी सूचना थाने पर एक डिस्प्ले के माध्यम से शो की जाएगी, थाने पर प्लस जिला मुख्यालय पर। तो इसका डिस्प्ले किया जाना अनिवार्य हो गया है इन नवीन कानूनों के माध्यम से। कस्टडी को लेकर के भी इसमें कुछ अगर आप बताना चाहें तो, पुलिस कस्टडी को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं और कई सारे मामले सामने आते हैं, तो इसमें कुछ पारदर्शिता लाने के लिए या जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के सुरक्षा के हिसाब से कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहले पुलिस अभिरक्षा हुआ करती थी, तो पुलिस अभिरक्षा का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग तो 15 डेज का है, लेकिन उसको विस्तारित कर दिया गया है कि जो 15 दिन तक जो पुलिस अभिरक्षा ले सकते थे, अब उसे यदि मामला 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो 45 दिन तक आप ले सकते हैं पुलिस कस्टडी, और यदि मामला 10 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास से मृत्यु के दंड से दंडनीय अपराध यदि हुआ है, तो उस कंडीशन में वह यह समय सीमा 60 डेज। तो पुलिस अभिरक्षा की जो समय सीमा है वो तो 15 दिन है, लेकिन उसको विस्तारित किया गया कि ये 15 दिन का जो समय है वो 45 दिन तक और 60 दिन तक लिया जा सकता है, जो कि पहले कानूनी पेचीदा इसमें हुआ करता था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में 15 दिन के उपरांत भी पुलिस अभिरक्षा दी थी, अब उसको कानूनी मान्यता यहां पर दे दी गई है और यहां पर यह व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि भैया यदि 10 वर्ष तक के कारावास से है तो 45 दिन, 10 वर्ष से अधिक के यदि कारावास है तो 60 दिन तक उसकी पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। मैडम, आप इसमें EFIR और 0 FIR के बारे में कुछ ऐड करना चाह रही थी। EFIR और 0 FIR में कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। EFIR जैसे कि ई वर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, ये आपके माध्यम को बताता है कि आप FIR किस माध्यम से कर सकते हैं। पहले यह था कि उपस्थित होकर ही सूचना आप FIR कर सकते थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो है सूचना भेज सकते हैं। बस उसमें क्लॉज ये जुड़ा हुआ है कि आपने जिस दिन सूचना भेजी, मान लीजिए मेल किया है, तो उसके 3 दिवस के अंतर्गत आपको वहां उपस्थित होकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति नहीं उपस्थित हो पा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ है जिसके साथ अपराध हुआ है या कुछ घटना हुई है। यदि 3 दिन तक उपस्थित होकर हस्ताक्षर नहीं करता है तो फिर वो FIR लेखबद्ध नहीं की जाएगी। मान लीजिए सिचुएशन है कि वो 3 दिन के बाद उपस्थित हो रहा है, वैसी कंडीशन में उस सूचना के आधार पर तो FIR लेखबद्ध नहीं की जाएगी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी थी, लेकिन उस दिन, जिस दिन आप उपस्थित हुए हैं, उस दिन FIR आवश्यक रूप से दर्ज कर ली जाएगी। 0 जो है ये दिखाता है कि आप किस जगह FIR दर्ज करा सकते हैं, ये उसके स्थान को दिखाता है। 0 का मतलब हो गया नंबर, FIR का नंबर है 0। यदि मेरे थाना क्षेत्र में घटना घटित नहीं हुई है लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में उसके साथ कोई घटना हुई है और वो मेरे थाने पर आके बताता है कि मेरे साथ वहां पर यह घटना घटित हुई है, तो अब मैं उसको ये नहीं कह पाऊंगी कि आप उसी थाने में जाकर FIR कराइए। लेकिन फिर पेचीदगी क्या आएगी कि हम किस नंबर पर FIR को दर्ज करें, क्योंकि ये मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो है नहीं, तो फिर मैं उसको 0 नंबर पर डालूंगी
और उस थाना क्षेत्र का उसमें उल्लेख करूंगी जहां घटना हुई है, और फिर इसको फॉरवर्ड कर दूंगी उस थाने पर जहां वो घटना घटित हुई है। फिर वह थाना क्षेत्र प्रभारी जो रहेगा वो उसका जो भी नंबर एफआईआर का चल रहा होगा, नेक्स्ट नंबर पर इस एफआईआर को दर्ज कर लेगा, इस बात का उल्लेख करते हुए कि उस थाने से ये वाली जो एफआईआर है 0 नंबर पर हमारे पास आई है। तो ये अंतर है ईएफआई और 0 एफआईआर में। दोनों ही एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे और दोनों अभी प्रचलन में हैं। रावत साहब, एक खास चीज जिसके ऊपर बात हो रही है वो है न्याय प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, और इसके लिए टाइम बाउंड प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है। तो खासकर जो नए अधिनियम लागू हो रहे हैं 1 जुलाई 2024 से, उसमें ये कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें समय सीमा का विशेष ध्यान रखा गया है। तो खास वो पहलू जिसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो जो प्रथम बार जब माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया तो उस प्रस्तुत की तारीख से 60 डेज के अंदर न्यायालय को चार्ज लगाना होगा। न्यायालय को जो सुनवाई की प्रथम तारीख है उसके 60 दिन के भीतर उसको चार्ज लगाना होगा। जैसा कि पहले सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यवस्था थी, अब 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट की यहाँ व्यवस्था नहीं होगी। यदि आप परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, असमान हैं, तब कंडीशन छोड़कर माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन ऐसा जो स्थगन है 2 से ज्यादा उनको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और आगे देखेंगे तो जजमेंट यदि हो गया है या कमिटल की प्रोसेस है तो 60 दिन में आपको प्रथम जो सुनवाई है उससे 60 दिन के अंदर कमिटल भी आपको कमिट करना पड़ेगा कि माननीय जो कमिटल कोर्ट है उनके पास, तो ये लॉन्ग टाइम तक इसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब जो अंतिम बहस होती है किसी जजमेंट में तो उसके 45 डेज के अंदर जजमेंट डिलीवर करना होगा, आपको निर्णय देना होगा, और 7 दिन के अंदर ऐसे जजमेंट को आपको डिजिटल मोड में डिस्प्ले करना होगा। जो अब माननीय न्यायालय का ईशवाइन ऐप है उसमें माननीय न्यायालय अभी भी डाल रहा है और उसको अब यहाँ पे बीएनएसएस में भी ऐसी व्यवस्था प्रावधान कर दिया गया। तो ऐसे कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा दिख रहा है कि स्पीडी ट्रायल को जिससे कि तुरंत न्याय मिले और लोगों को न्याय के प्रति जो श्रद्धा है और मजबूती से सामने आए। तो इस प्रकार की इसमें प्रावधान नई बीएनएसएस में किए गए। बस आखिरी में चलते चलते मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरे कानून लागू हो रहे हैं कि कैसे न्याय प्रक्रिया हमारी तेज होगी, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो कैसे तेज होगी, इसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से इन नए कानूनों का लक्ष्य एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी बल्कि कानून व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत बनाएगी। यह वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के अनुरूप है, नवीन टेक्नोलॉजी का इनमें समावेश किया गया है। यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये आज के समाज के लिए आज का कानून है। इनको और अधिक नागरिक केंद्रित किया गया है, जैसे कि इसमें ईएफआईआर की व्यवस्था की गई है, जैसा बताया गया है 0 एफआईआर हो गई। बिना किसी देरी के पुलिस के द्वारा एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति जो है पीड़ित को दी जाएगी। 90 दिवस के भीतर जांच की प्रगति से पीड़ित को सूचित किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा, उपचार और मुआवजे का अधिकार, दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार, गवाह संरक्षण योजना आदि का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इन नवीन कानूनों में बहुत अधिक नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। जुर्मानों में वृद्धि की गई है। ऑडियो वीडियो माध्यमों को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि घटना स्थल की वीडियोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन के टाइम की कुछ वीडियोग्राफी, बयान की आदि वीडियोग्राफी को सम्मिलित किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा पहलू इसका है कि इसमें दंड के रूप में धारा 23 में सोशल सर्विस को भी सम्मिलित किया गया है। कुछ ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिनमें आपको उनको कारावास नहीं देना, तो न्यायाधीश महोदय जो है उसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित समय अवधि के लिए जो सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकते हैं, जो कि एक सुधारवादी कदम है हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दंडात्मक इसका स्वरूप न होकर एक सुधारवादी कदम की तरफ ये कानून बढ़ते हैं। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि यह एक पीड़ित केंद्रित कानून है जो कि हमारे भारतीय संविधान को मूल भावना को केंद्रित करके बनाया गया है। ये निश्चित रूप से हमारे समाज को एक औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे। सभी के साथ समान व्यवहार इनका मुख्य उद्देश्य है। और अंत में कहना चाहूंगी कि इस कानून की आत्मा ही है न्याय, समानता और निष्पक्षता। निश्चित रूप से विकसित भारत की लक्ष्य की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैडम, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे ये कानून आज के समाज के हिसाब से काम कर रहा है। रावत साहब, आखिरी में बस चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि हिट एंड रन कानून को लेकर के बहुत चर्चा भी हुई थी और बहुत एजिटेशन भी देखने को मिला था, तो इसके कौन से प्रावधान है जो अभी लागू किए जाने हैं? हिट एंड रन जैसा कि सबसे ही दिख रहा है कि मारो भागो, तो एक्चुअल में क्या है कि जो नई न्याय संहिता है उसकी धारा 106 के सेकंड क्लास में जो दुर्घटना करने वाला व्यक्ति है उस पर यह लायबिलिटी अधिरोपित की गई है, उस पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह ऐसी दुर्घटना की सूचना
पुलिस या मजिस्ट्रेट को देगा। और यदि ऐसी सूचना वह नहीं देता है, ऐसी सूचना न देने के उपरांत ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना में जो चोटिल हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष तक के कारावास की इसमें व्यवस्था दी गई है। यानी दुर्घटना करने वाले व्यक्ति को यहां पर बाध्यता दी गई है, कर्तव्य निरूपित किया गया है कि वह ऐसी दुर्घटना की सूचना दे। हालांकि ये तीनों कानून जो 1 जुलाई से लागू होना है उसमें यह प्रावधान अभी लागू नहीं किया गया है। माननीय विधायिका द्वारा अभी इस कानून को लागू नहीं किया गया है। केवल एक ही ऐसा प्रोविजन है हिट एंड रन का जिसको अभी लागू नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं ये हमारे सामने ये तीनों कानून आए हैं, ये इनका सेकंड ड्राफ्ट है। जब 2019 से इसकी प्रक्रिया चालू हुई थी प्रारंभ की, तो पहले ड्राफ्ट आए थे। उन ड्राफ्ट में ऐसा कुछ फाइन का कुछ अमाउंट उसमें था और उस अमाउंट के कारण कहीं न कहीं ये र्यूमर्स फैला कि भाई ड्राइवर्स इतना अमाउंट कहां से देंगे, कैसे देंगे। तो ये प्रकार की ये एक आंदोलन के रूप में, तो ऐसा मैं आप सबको एक क्लियर करना चाह रहा हूं कि यहां पे फाइन संबंधी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये माननीय न्यायालय के विवेक पर है कि वो कितना फाइन करेगा। हाँ, लेकिन इस प्रोविजन को अभी यहां पर लागू नहीं किया गया है। यदि सूचना कोई व्यक्ति नहीं देता है दुर्घटना के बाद तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्था और फाइन है जो कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि हिट एंड रन कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें लागू की गई हैं और सेकेंड ड्राफ्ट में क्या चीजें हैं। मैडम, बस आखिरी में आपसे चंद टिप्पणी चाहेंगे कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे ये चीजें नीचे तक डाउन द लाइन सारे जो आरक्षक हैं, पुलिस हैं, थाना स्तर तक ये चीजें आए, इसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि की क्या व्यवस्था की गई है और कहां तक आपका ये प्रयास पहुंचा है, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाते जिम्मेदारी भी है सारी चीजें नीचे तक लेके आने के लिए आपकी। हमारी पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर के द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पिछले 6 माह से लगातार हम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण कई लेवल पर हुआ था। स्टेट लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए, उसके बाद पुलिस प्रशिक्षण शाला के द्वारा जो है जोन लेवल पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जो कि सभी जिलों में गए, सभी जिलों से संबंधित थे वो मास्टर ट्रेनर, और उन्होंने जाकर थाना स्तर तक पे ट्रेनिंग प्रदान की है। ट्रेनिंग सभी मोड में दी गई है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है और हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग भी दी गई है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग का सम्मिलन होता है। पुलिस प्रशिक्षण शाला के द्वारा लगभग 2500 से अधिक कर्मचारियों को सागर जोन के प्रशिक्षित किया गया है और सागर जोन के 6600 लगभग कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित लगभग सभी हो चुके हैं, 99% हो चुके हैं। और 1 जुलाई 2024 को जो ट्रांजेक्शन होने वाला है, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बहुत ही स्मूथली ट्रांजेक्शन ये कर लेंगे और हमारा पूरा विभाग और पूरा जो हमारा सिस्टम है इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग हाईली ट्रेंड हो चुके हैं इस चीज के लिए। बहुत संतोष की बात है कि ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 को। और 1 जुलाई 2024 वो दिन है जो भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जैसा कि आपने बताया, और ये आज के समाज के हिसाब से आज का कानून है। इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लवली सोनी मैडम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आपका, और कुलदीप रावत साहब आपका सहायक अभियोजन अधिकारी, और अफरोज खान साहब आपका इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मकरोनिया सागर से आप हमारे बीच में पधारे और हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की, उन्हें नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद दीपक जी। आपने पूरे पुलिस प्रशिक्षण शाला की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया ताकि हम अपने इन नवीन कानूनों से पूरी जनता को जो है जागरूक करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।